सभी मित्रों को राधे राधे। हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। कल हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास को उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझा था, उसके सारांश को समझा था। आज हम उसी पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और वीडियो को स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि मैंने अंत में इस उपन्यास की भूमिका को भी लिया है, क्योंकि भूमिका से आजकल बहुत प्रश्न बनने लगे हैं। पहले प्रश्न को करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 7 मार्च 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा प्रश्न, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? इन्होंने प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था। तीसरा प्रश्न, अज्ञे की रचनावली 18 खंडों में संग्रहित करने का कार्य किसने किया था? कृष्णदत्त पालीवाल ने किया था। अज्ञे की जो रचनाएं हैं उनको 18 खंडों में विभाजित किया है, संग्रहित किया है। इन 18 खंडों में किसने किया था? कृष्णदत्त पालीवाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड 1940-41 में, दूसरा खंड 1944 में प्रकाशित हुआ है और दोनों ही खंड 4-4 शीर्षकों में विभाजित हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है? देखिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है? फांसी शब्द से होती है। छठा प्रश्न है, किस उपन्यास को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा गया है? किस उपन्यास को? शेखर एक जीवनी उपन्यास को। देखिए, इस वीडियो में हमें पता है कि हम शेखर एक जीवनी उपन्यास पर आधारित प्रश्न ही करते हैं, लेकिन याद हमें कहाँ रखना है? जहाँ सभी प्रश्न एक साथ आएंगे, जिसको समझने में हमें बहुत परेशानी होती है। 7वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, जिस पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है इस पर? फ्रायड, युंग और एडलर का। क्योंकि जो शेखर अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी अज्ञे और जनेन्द्र, ये मनोविश्लेषणात्मक कथाकार हैं और इन पर फ्रायड, युंग और एडलर का प्रभाव देखा जाता है। इनकी कथाओं में, इनके उपन्यासों में, कहानियों में यह प्रभाव अवश्य ही देखने को मिलता है। शेखर एक जीवनी में शेखर, ये शहर नहीं है, शेखर ही है। शेखर के कितने भाई बहन हैं? शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हैं। सबसे छोटी बहन का नाम क्या है? कमला। ध्यान रखने योग्य बात है। 9वां प्रश्न है, मुझे विश्वास है विद्रोही होते नहीं, उत्पन्न होते हैं। किसका कथन है? अज्ञे का कथन है। किसका कथन है? अज्ञे का। 10वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। ये अज्ञे ने कहा है अपने उपन्यास की भूमिका में, इसको इन्होंने कहा भी है, अपने उपन्यास में कहा है। 11वां प्रश्न है, मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं। किसका कथन है? शेखर का। शेखर एक जीवनी उपन्यास में। 13वां प्रश्न है, जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी से होती है? जब शेखर जेल में जाता है तो उसकी मुलाकात किससे होती है? मदन सिंह से, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 14वां प्रश्न है, दुख की छाया एक तरह की तपस्या रही है। दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उससे आत्मा शुद्ध होती है। यह कथन उपन्यास में किसका है?
ये कथन शशि का है, जो शेखर की दूर के रिश्ते की बहन है, लेकिन शेखर उसके प्रति आकर्षित है और शशि उसकी सच्ची मित्र भी है। 15वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के विषय में यह कथन किसका है? प्रकृति ने शेखर और शशि को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका बनाकर ही भेजा है। ये कथन है गोपाल राय का। शेखर एक जीवनी उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक ही वाक्य में इसका उद्देश्य है व्यक्ति स्वतंत्र की खोज, व्यक्ति की व्यक्तिगत खोज अपनी। क्योंकि शेखर एक जीवनी में शेखर हर तरह से स्वतंत्र रहना चाहता है, एक स्पष्टवादी है और जो उसे अच्छा नहीं लगता वह उसे बिल्कुल भी नहीं करता है, विद्रोही प्रकृति का है। 17वां प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के विषय में यह कथन किसका है? शेखर एक जीवनी अंतोगत्वा व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज है। ये लेखक का स्वयं का कथन है, किसका? अज्ञे का। स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है, ज्ञान सब उसमें संचित है, जैसे धरती में चेतन संचित है। यह कथन किसका है? यह कथन शशि का है। शेखर ने अपने कुत्ते का क्या नाम रखा था? शेखर के कुत्ते का क्या नाम था? तैमूर। जिन खंडहरों के मध्य में उसका जन्म हुआ था, वे एक बौद्ध विहार के खंडहर थे। किस उपन्यास की पंक्तियां हैं? शेखर एक जीवनी उपन्यास की। याद रखना है, क्योंकि अंदर से ही तो प्रश्न आते हैं। ये शेखर एक जीवनी उपन्यास की पंक्तियां हैं, क्योंकि जो शेखर के पिता थे वो जगह जगह पर जाकर रहे हैं और शेखर पर भी उस जगह का प्रभाव रहा है। 21वां प्रश्न है, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। किस उपन्यास की पंक्तियां शेखर एक जीवनी उपन्यास की पंक्तियां हैं? आगे हम इसके भूमिका को पढ़ेंगे, ठीक है। और भूमिका से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, इसलिए आप भूमिका को बार बार मल्टीपल रीड कीजिएगा, ताकि आपको उस भूमिका किसकी है अगर एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए। वेदना में एक शक्ति है। क्या है? वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है। जो यातना में है वह दृष्टा है, वह दृष्टा हो सकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, भूमिका से प्रश्न बनते हैं, लेकिन अभी तक जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है उसकी भूमिका से अभी तक प्रश्न नहीं आया है। हो सकता है इस बार आ जाए, इसलिए आप इसकी भूमिका को भी बार बार पढ़कर रख लीजिए। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का फल है। ये कौन कह रहे हैं? अज्ञे कह रहे हैं। शेखर एक जीवनी जो मेरे 10 वर्ष के परिश्रम का, यानी कि उसको लिखने में वे टाइम बता रहे हैं कितना लगा है अपनी भूमिका में। भूमिका उन्होंने खुद लिखी है इसकी। फल है 10 वर्षों में अभी तक कुछ देर है, लेकिन जीवनी भी तो अभी पूरी नहीं हुई। घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से यहाँ आपको याद रखना है। आप इसे सेखी समझ सकते हैं। मेरे कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि इतना बड़ा पोथा मैंने एक रात में गढ़ डाला है, यानी कि एक रात में लिख डाला है। नहीं, आप मेरे एक एक शब्द को फिर ध्यान से पढ़िए। शेखर घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, यानी कि एक रात में जो मैंने स्वप्न देखा था, उस एक रात के स्वप्न को मैंने लिखा है। संभव है आप जानना चाहें वह रात कैसी थी, किंतु वैसी बातों का वर्णन शक्य नहीं होता। न उसका आपके लिए कोई प्रयोजन ही है। आपके लिए तो उसका यही वर्णन और यही महत्व हो सकता है कि
उसमें मैंने यह विज़न देखा था, वह रात मुझे उपलब्ध कैसे हुई, इसके संबंध में इतना बड़ा इतना बता सकता हूँ कि जब आधी रात को डाकू की तरह आकर पुलिस मुझे बंदी बना के ले गई और उसके तत्काल बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों से मेरी बातचीत फिर कहा सुनी और फिर थोड़ी सी मारपीट भी हो गई। देखिए, यह उपन्यास जेल में लिखा गया है और शेखर ने इस उपन्यास को अज्ञे ने इस उपन्यास को जेल में लिखा है, जब शेखर को जेल ले जाया जाता है। ठीक है। तब मुझे ऐसा दिखने लगा कि मेरे जीवन की इतिश्री शीघ्र होने वाली है। फांसी का पात्र मैं अपने को नहीं समझता था, न अब समझता हूँ, लेकिन अब समय की परिस्थिति और अपनी मन स्थिति के कारण मुझे असंभव नहीं लगा, बल्कि मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि यही भवितव्य मेरे सामने है। ऊपर मैंने कहा है कि घोर यातना व्यक्ति को दृष्टा बना देती है। घोर यातना व्यक्ति को क्या बना देती है? दृष्टा बना देती है। यहाँ यह भी कहूँ कि घोर निराशा उसे अनासक्त बनाकर दृष्टा होने के लिए तैयार करती है। मेरी स्थिति मानो भावानुभावों के घेरे से बाहर निकलकर एक समस्या रूप में मेरे सामने आई। अगर यही मेरे जीवन का अंत है, जो उस जीवन का मोल क्या है, क्या अर्थ है, क्या सिद्धि है व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव के लिए, इस जिज्ञासा की अनासक्त निर्ममता के और यातना की सर्वभेदी दृष्टि के आगे मेरा जीवन धीरे धीरे खुलने लगा। एक निजी और अप्रासंगिक विसंगति के रूप में नहीं, यह घटना के रूप में, एक सामाजिक तथ्य के रूप में, और धीरे धीरे कार्य कारण परंपरा के सूत्र सुलझ कर हाथ में आने लगे। पो फटने तक सारा चित्र बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में से, लेकिन देह जैसे झर गई थी, धूल हो गई थी। थक कर किंतु शांति पाकर मैं सो गया और 2-3 दिन तक सोया रहा। यही उस रात के बारे में कह सकता हूँ। उसके बाद महीना भर तक कुछ नहीं हुआ। 1 मास बाद जब मैं लाहौर के किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। पेंसिल से लिखे हुए 100 पन्ने शेखर एक जीवनी की नींव है। उसके बाद 9 वर्ष से अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर दे देने में लगाए हैं। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत ही किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा नहीं पहनाया जा सकता। यदि आपने क्रांतिकारियों के जीवन का कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आप पाएंगे कि अथक कार्यशील इन प्राणियों में उनके सारे कृतित्व के नीचे छिपी हुई एक कठोर नियति रहती है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसमें वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निमित्त नहीं बना देता। यदि यूँ कहा जाए कि क्रांतिकारी का नियतिवाद अटल नियति की स्वीकृति न होकर जीवन की विज्ञान संगत कार्य कारण परंपरा का गहरा विश्वास होता है, तो शायद सच्चाई के निकट होगा। मेरा ख्याल है कि आज के अधिकांश वैज्ञानिक भी यही प्रकार के नियतिवादी हैं। तो शेखर एक जीवनी के क्रांतिकारी नायक ने अपने जीवन में इसी नियति के सूत्र को पहचानने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसे पहचान लेना ही जीवन को समझ लेना है, उसकी पूर्ति पा लेना ईश्वर
ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, अतएव प्रत्येक घटना स्वयं अपनी सिद्धि है, यह भी एक मार्ग है। लेकिन इस तर्क परंपरा को जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, उसके लिए जीवन को सहा बनाने का दूसरा उपाय नहीं हो सकता। ठीक है, ये थी इसकी भूमिका, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस भूमिका को आप 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि भूमिका से कहीं से भी लाइन उठा ली जाती है और दे दी जाती है कि ये किस उपन्यास की भूमिका है। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।